नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गौरव जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्वास्थ्य अमृत में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन रोग के बारे में जो आपने सुना भी अच्छे से होगा और आजकल ये इतना कॉमन है कि हर तीसरे पेशेंट को छोड़ के चौथे पेशेंट में देखने को मिलता है, जिसका नाम है पाइल्स और आयुर्वेद में जिसे अर्श की संज्ञा दी गई है। ये रोग जो है ये शर्म की वजह से छुपा दिया जाने वाला रोग भी है। इसे लोग खुलकर नहीं बता पाते, खुलकर अपनी चीज़ों को जो उनके साथ दिक्कत हो रही है वो इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते किसी से। तो ये सब चीज़ें इस रोग के व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। तो बात करें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो आयुर्वेद में इसे एक त्रिदोषज व्याधि बताया गया है, जबकि एलोपैथिक सिद्धांत के अनुसार इसमें एनएस में गुदा मार्ग में वेन्स की सूजन होने लगती है, जिसकी वजह से ये रोग का फॉर्मेशन होता है। तो आज की वीडियो में हम एलोपैथिक प्लस आयुर्वेदिक दोनों माध्यमों से इस रोग को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम कुछ श्लोकों के साथ इसके कॉजेज़, इसके सिम्टम्स और इनके ट्रीटमेंट, इनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो बात करें सबसे पहले आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो आयुर्वेद में मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि आयुर्वेद में पाइल्स को अर्श के नाम की संज्ञा दी गई है। तो आयुर्वेद में अर्श का वर्णन बहुत ही प्राचीन ग्रंथों में जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इनमें मिलता है। जब शरीर में मल का संचय होता है तो अर्श की उत्पत्ति होती है। तो बात करें इसके मूल कारण की, तो अपान वायु की दुष्टि, मंदाग्नि, आम संचय और गुदा मार्ग पे अति प्रेशर यानी कि अतिरिक्त दबाव। तो दोस्तों, अर्श को एक महाव्याधि बताया गया आयुर्वेद में। क्यों? क्योंकि ये रोगी को शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरीके से तकलीफ देती है और उन्हें कमज़ोर बनाता है। तो अब बात करें एलोपैथिक दृष्टिकोण से, तो एलोपैथी के अकॉर्डिंग पाइल्स या हेमरॉइड्स तब बनते हैं जब एनल कैनाल की एक्सटर्नल या फिर इंटरनल वेन्स में स्वेलिंग आ जाए या स्टूल पास करने में प्रेशर बढ़े, कॉन्स्टिपेशन हो या फिर प्रेगनेंसी के टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप्स बताए गए हैं। पहला इंटरनल हेमरॉइड्स, दूसरा एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, तीसरा मिक्स्ड हेमरॉइड्स। फिर दोस्तों, एलोपैथी में इसके 4 ग्रेड भी बताए गए हैं। ग्रेड फर्स्ट में जो आते हैं वो हेमरॉइड्स जो होते हैं वो ब्लीडिंग वाले होते हैं। उनमें सिर्फ ब्लीडिंग होगी, पेन नहीं होगा, ना आपको कोई इचिंग होगी, ना डिस्कम्फर्ट होगा, बट स्टूल पास करने के दौरान आपको ब्लीडिंग हो सकती है। ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें क्या है कि प्रोलैप्स होता है, मतलब एक मस्सा सा बाहर को आएगा बट अपने आप ही वो अंदर को चला जाता है। स्टूल पास करते टाइम वो मस्सा बाहर को आएगा बट अपने आप ही वो खुद बाहर अंदर चले जाता है। अगर बात करें ग्रेड 3 की, तो उसमें मैनुअल रिडक्शन करना पड़ता है, मतलब कि जब आप स्टूल पास कर रहे हैं, अगर हेमरॉइड जो है वो बाहर आ गया है तो उसको आपने खुद से, मतलब मैनुअली आपने उसको अंदर डालना पड़ता है। और चौथा ग्रेड जो होता है ग्रेड 4, उसको कहते हैं परमानेंट प्रोलैप्स। इसमें जो हेमरॉइड है या पाइल मास कह लीजिए, वो बाहर ही परमानेंटली बाहर आ जाता है, वो ना अंदर जाएगा, ना अपने आप जाएगा, ना मैनुअली जाएगा। तो अब बात करें इनके निदान की, निदान यानी कि कारण, कॉजेज़। तो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले बात होती है रूक्ष, कटु, तीक्ष्ण या ज़्यादा अत्यधिक अम्ल भोजन की। अगर इन चीज़ों का हम अत्यधिक सेवन करते हैं तो पाइल्स होने की समस्या उस मनुष्य को हो सकती है। अगर वो अति भोजन करता है, ज़्यादा खा लेता है, या उसकी अग्नि जो है, डाइजेस्टिव फायर जो है वो मंद हो गई है, वो कम हो गई है, आम का फॉर्मेशन उसकी बॉडी में होने लग जाए, या वो ज़्यादा देर तक वेग धारण, यानी कि जैसे होता है हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें स्टूल अड़ जाती है कि हमें नेचर कॉल बोलते हैं जिसको, कि हमें फ्रेश होना है, बट हम क्या करते हैं कि उसको रोक लेते हैं, तो उसकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है। अत्यधिक अल्कोहल या नॉनवेज, मीट, मांस, ऐसी चीज़ें अगर आप ज़्यादा सेवन करेंगे,
या आपका काम जो है वो प्रोलॉन्ग सिटिंग का है, आपने ज़्यादा देर कंप्यूटर के आगे बैठना है, या कहीं पर भी एक कंटिन्यूस एक पोजीशन में आपको ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है, या आप अत्यधिक तनाव ले रहे हैं, तो ऐसी समस्याओं से आप ग्रसित हो सकते हैं। अब बात करें कि कुछ इनके एलोपैथिक कॉजेज़ के, कि एलोपैथ इसका पाइल्स होने का कारण किसको मानता है। तो इसमें सबसे पहले बात जिसकी होती है वो है कॉन्स्टिपेशन एंड स्ट्रेनिंग, यानी कि विबंध। कॉन्स्टिपेशन आप सभी जानते होंगे। स्ट्रेनिंग कहते हैं जब आप कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा देर तक टॉयलेट में बिताते हैं, यानी कि आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है फ्रेश होने के लिए, आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो आपको ये समस्या हो सकती है। अगर आप लो फाइबर डाइट लेते हैं, यानी कि आप सलाद वगैरह नहीं खाते, प्रेगनेंसी में ये दिक्कत हो सकती है। ओबेसिटी में कोई ओबेज हो जाता है, ओबेज यानी कि अति स्थूल, मोटा ज़्यादा हो जा रहा है, उसका वेट ज़्यादा बढ़ जा रहा है। लॉन्ग सिटिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग जो मैंने आपको बताया अभी, वो भी इसका एक कारण है। हैवी लिफ्टिंग, आजकल के नौजवान जो हैं वो सारे जिम के लिए बहुत एक्टिव रहते हैं जिम जाने के लिए, बट हैवी वेट लिफ्टिंग अगर आप करते हैं तो इसकी समस्या भी आपको हो सकती है। लेस एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, आप कोई शारीरिक व्यायाम या शारीरिक कसरत आप नहीं कर रहे हैं, तो ये दिक्कत आपको हो सकती है। तो इन दोनों के अगर हम सिम्टम्स की बात करें मिले जुले, तो मेन जो एक निकल के आता है वो चीज़ आती है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन ही पाइल्स होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इसकी संप्राप्ति की, यानी कि पैथोजेनेसिस की, तो ये होता कैसे है। तो आयुर्वेद में अर्श की संप्राप्ति कुछ इस प्रकार चलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मंदाग्नि, यानी कि स्लो डाइजेस्टिव फायर। तो डाइजेस्टिव फायर जो जठराग्नि है, शरीर की जो अग्नि है जो खाने को पचाती है, अगर वो कम हो जाती है तो उससे क्या होगा कि बॉडी में जो खाना है, जो हमने खाना खाया है, जो आहार हमने लिया है, वो पचने में देर लगाएगा। उससे क्या होगा कि हम एक्स्ट्रा खाते रहेंगे तो आम का फॉर्मेशन बॉडी में होने लगेगा, यानी कि टॉक्सिन्स बॉडी में बनने लगेंगे। फिर ये जो आम की दुष्टि हुई है बॉडी में, ये क्या करेगी, हमारी जो अपान वायु है, जो वायु हमारी नाभि से नीचे शरीर में प्रेजेंट रहती है, जो हमारे मल को नीचे की तरफ एनस की तरफ धक्का देती है या एनस से बाहर निकालती है, उसकी दुष्टि हो जाएगी। अगर वायु की दुष्टि हुई तो कॉन्स्टिपेशन आवश्यक है, कि कॉन्स्टिपेशन होना ही होना है शरीर में। अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो बॉडी में मल संचय, यानी कि जो स्टूल है वो जमा होने लगेगा बॉडी में, और जिसकी वजह से आप प्रेशर लगाएंगे, आप ज़्यादा देर तक टॉयलेट में बिताएंगे, आप स्ट्रेनिंग करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी के जो एनस की वेन्स होती हैं उनमें प्रेशर पड़ता है और वो स्वेलअप हो जाती हैं, वो स्वेलिंग हो जाती है उनमें। तो जब स्वेलिंग होएगी तो आप जब जोर लगाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे रक्त निकले, और मांस यानी कि मसल्स में प्रेशर पड़ेगा, तो रक्त और मांस की दुष्टि होने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे ग्रंथि का फॉर्मेशन होगा। तो ग्रंथि आयुर्वेद में एक टाइप के लंप को या सिस्ट को कहा जाता है। इसी ग्रंथि को पाइल मास कहा जाता है। तो एक श्लोक के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको समझाऊं तो उसमें हम कैसे कहेंगे उसको, अपान वायु विकुबारणे मल मूत्र शुक्र धातु, जिसका अर्थ है अपान वायु जब विकृत हो जाता है तो शरीर के नीचे वाले सभी धातु की दुष्टि हो जाती है। तो अब बात करें हम लक्षणों की, यानी कि सिम्टम्स की, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, गुदा मार्ग में दाह होगी, यानी कि जलन होगी, खुजली होगी, इचिंग होगी, वेदना होगी। एक्सटर्नल पाइल्स अगर मास है, एक्सटर्नल पाइल मास है, तो उसमें उसको पेशेंट को पेन भी होगा, रक्त का स्त्राव होगा, मतलब ब्लीडिंग पाइल्स आप बोल सकते हैं उसको। गुदा गुरुता, यानी कि हैवीनेस हो जाएगी, एनस में आपको भारी भारी सा लगने लगेगा, एनस हैवीनेस हो जाएगी। अब अगर हम बात करें मॉडर्न सिम्टम्स की, एलोपैथिक के अकॉर्डिंग क्या सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, तो इसमें ब्राइट रेड ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी, एनस के नियर बाय कोई लंप दिखेगा आपको, म्यूकस का डिस्चार्ज भी आपको देखने को मिल सकता है, आपको पेन भी रह सकता है, लेकिन ये मोस्टली एक्सटर्नल पाइल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको इचिंग रह सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है बैठने में। तो अब हम बात करें इनके टाइप्स की, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसके 6 टाइप्स बताए गए हैं, 6 प्रकार बताए गए हैं अर्श के। वो क्या हैं, वातज,
पित्तज, कफज, रक्तज, शहज और साध्य। वहीं हम बात करें एलोपैथिक दृष्टिकोण से तो इसमें 3 टाइप्स के बताए गए हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड मिक्स्ड। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद टाइप्स जो हैं वो गुण और दोष पर बेस होते हैं। वहीं अगर हम बात करें मॉडर्न टाइप पे तो वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यानी कि एनाटॉमिकल बेस पे ये डिस्क्राइब होते हैं, इसके जो टाइप्स हैं। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसमें कुछ ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं। आयुर्वेद की जो चिकित्सा होती है वो 2 चीज़ों पे चलती है, शोधन एवं शवन। एक में शोधन यानी कि उस जो दिक्कत है उसको बॉडी से निकालना है, और शमन यानी कि जो थोड़ा बहुत जो बच गया है शोधन के बाद उस दिक्कत को आप शांत कर देंगे बॉडी में। तो शोधन की अगर बात करें, इसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है विरेचन। तो दोस्तों, पाइल्स के पेशेंट को विरेचन देने से क्या फ़ायदा होगा? इससे क्या होता है कि बॉडी का जो पित्त दोष बढ़ा हुआ है उसको बैलेंस करने में सहायता मिलती है। फिर हम बात करें दूसरे पॉइंट में तो बस्ती आती है। बस्ती क्या करती है? जो अपान वायु की दुष्टि, मैंने आपको पहले बताया अभी कि अपान वायु की दुष्टि हो जाती है, तो बस्ती से वो अपान वायु का स्थिरीकरण होता है, मतलब वो अपनी साम्य अवस्था में आती है। फिर एक प्रोसेस और हो सकती है इसमें, रक्त मोक्षण, जो कि पित्तज पाइल्स जो होते हैं, पित्त दोष बढ़े हुए जो पाइल्स रहेंगे उनमें आप रक्त मोक्षण कर सकते हैं। फिर एक लेखन बस्ती भी इसमें बताई गई है जो आपका वेट का मैनेजमेंट करेगा, आपका कफ का मैनेजमेंट करेगा। अब अगर हम बात करें इसके दूसरे पॉइंट शमन औषधियों की, तो जैसे शोधन में मैंने आपको बताया, उसमें पंचकर्मा प्रोसेस की कुछ टिप्स बताई थी। शमन में हम कुछ मेडिसिन की बात करते हैं, जैसे अगर वातज अर्श की दिक्कत है किसी पेशेंट को तो उसको हम अभ्यरिष्ट, एरंड ऑयल, त्रिफला चूर्ण ऐसी चीज़ें उसको देते हैं। अगर वो पित्तज अर्श से पीड़ित है तो उसको हम कामदुग्धा रस, अविपत्तिकर, लोध्र ऐसी चीज़ों को उनको दिया जाता है। फिर हम बात करें कफज अर्श वालों की तो उसमें हम उन पेशेंट्स को त्रिकटु, पुनर्नवा या हरितकी का योग बना के देते हैं। तो बात करें कुछ कॉमन आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो पेटेंट हैं पाइल्स के लिए, उसमें सबसे पहले आती है अर्शोग्निवटी, त्रिफला गुग्गुल, जात्यादि तेल, काशीशादी तेल। फिर आयुर्वेद में एक क्षार कर्म के बारे में भी डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिससे कि वो वहीं पर जल के, यानी कि एक तरीके से उस चीज़ को वो जला देता है और वो वहीं पर श्रिंक अप हो जाता है, श्रिंक हो जाएगा, वो सूख जाएगा, उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। आचार्य सुश्रुत ने इसको सबसे श्रेष्ठ उपचार बताया है। फिर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जहाँ शोधन, समन, क्षार कर्म तीनों चीज़ें आपने कर ली, आपको लग रहा है कि इसमें भी इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इस पेशेंट को आराम नहीं मिल सकता, तो उसके लिए एक और रास्ता बताया गया है आयुर्वेद में दोस्तों, जिसको कहते हैं क्षार सूत्र लाइगेशन। यानी कि क्षार का बना हुआ एक ऐसा धागा, क्षार से बना हुआ, जिसको वहाँ पे बांध दिया जाता है, जो कि उस पाइल मास की सारी ब्लड सप्लाई बंद करके उसको खुद ही कटिंग करता है और खुद ही हील भी करता है। ये एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जो फिस्टुला एवं पाइल्स दोनों में उपयोगी है। तो पाइल्स का मतलब होता है अर्श और फिस्टुला को बोला जाता है भगंदर। तो इसके फ़ायदे क्या हैं दोस्तों? इसमें क्या है कि पेशेंट को लेस रिकरेंस है। आप देखेंगे एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो बहुत लोग आजकल कराते हैं, बट क्या है कि उनको बहुत जल्दी रिकरेंस हो जाती है, वो चीज़ कहीं ना कहीं उनकी दोबारा से बॉडी में दोबारा से होने लगती है। लेकिन क्षार सूत्र के द्वारा अगर ये उपचार किया जाता है तो पेशेंट को बहुत ही लेस रिकरेंस देखने को मिलता है। दूसरा, इस कर्म को करने का फ़ायदा ये भी है कि ये ओपीडी बेस्ड है, मतलब आप ओपीडी में इसको कर सकते हैं। और दूसरा, पेशेंट भी अपने घर जा सकता है, उसको कोई एडमिट नहीं करना होता है, उसको कोई डे केयर में रखा जाता है थोड़ी देर के लिए, उसको फिर घर के लिए रोज़मर्रा के वो अपने काम कर सकता है। अब हम बात करें कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में, तो इसमें मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या देते हैं दोस्तों, स्टूल सॉफ्टनर देते हैं, जो हमारी जो मल है उसको प्रॉपरली निकालते रहे बॉडी से और पेशेंट को ज़्यादा देर स्ट्रेनिंग ना करना पड़े। जिसमें डेफ्लॉन, कुछ क्रीम्स जैसे कि लिडोकेन, जिसमें लिग्नोकेन जेली वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं और पेशेंट को पेन में रिलीफ आ जाता है।
फिर हम बात करते हैं कुछ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स जो एलोपैथिक में करे जाते हैं। उसमें सबसे पहले आता है रबर बैंड लाइगेशन। तो दोस्तों, ये जो रबर बैंड लाइगेशन प्रोसेस होती है ये ग्रेड 2 के पाइल मास में बेस्ट है। फिर एक आपने सुना होगा स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक इंजेक्शन उस पोर्शन में, उस पाइल मास में लगा दिया जाता है जिससे वो अपने आप श्रिंक अप हो जाता है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ ख़राब रिजल्ट्स भी इनको देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ अपनी प्रैक्टिस पे। फिर हम बात करें कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स के, जिसमें सबसे पहले आती है हीमरोइडोक्टमी। इसमें क्या करते हैं कि उन हीमरोइड्स को काट दिया जाता है। एक होती है स्टेपलर सर्जरी, जिसमें ब्लीडिंग की चांसेस बहुत कम रहती हैं, इसलिए ये थोड़ा सेफ भी है। फिर हम बात करें तो आजकल बहुत मॉडर्न मॉडिफिकेशंस हमारी साइंस ने बहुत कर लिया है, तो इसमें एक लेज़र सर्जरी आ गई है जो एक फास्ट रिकवरी के लिए बेहतर ऑप्शन है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे उस पार्ट की जो मैं आपको हमेशा हर रोग में बताते आया हूँ, जो होता है आहार एवं विहार, डाइट एंड लाइफस्टाइल। ये किसी भी रोग में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अगर हम डाइट की बात करें, इसमें सबसे पहले आता है क्या खाएं, आपने क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो आपने सबसे पहले देखिए वार्म वाटर का यूज़ करना है। पानी जो आप पिएंगे, गुनगुना पानी पीजिए। पपाया, पपीता ले सकते हैं आप, बनाना ले सकते हैं आप, सलाद ले सकते हैं आप, सब्जियां, हरी सब्जियां जो होती हैं वो आप ले सकते हैं। फाइबर रिच फूड्स आप ले सकते हैं जिसमें फाइबर की वृद्धि होती है, जिन फूड से वो सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, फूड्स आप वो ले सकते हैं। गाय का घी आपके लिए बहुत बेहतर है दोस्तों। हल्का योगा और या फिर आप वॉक कर सकते हैं हल्की। अब बात करें कि आपने क्या चीज़ें नहीं खानी है, तो स्पाइसी ऑयली फूड, ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा तला भुना चीज़ें आप नहीं खाएंगे। अल्कोहल आप नहीं लेंगे। नॉनवेज का आप सेवन ज़्यादा नहीं करेंगे। ज़्यादा चाय कॉफ़ी का आप सेवन नहीं करेंगे। मैदा से बनने वाले ज़्यादातर प्रोडक्ट्स का आप यूज़ नहीं करेंगे। और स्टूल करने में ज़्यादा देर आप नहीं लगाएंगे, यानी कि आप स्ट्रेनिंग नहीं करेंगे। अब बात करें कुछ होम रेमेडीज़ की कि आप घर पे क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपका आता है वार्म वाटर की सीड्स बात। उसमें आप अगर फिटकरी डाल लें तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर फिटकरी नहीं ले पा रहे हैं या आपके पास में उस समय अर्जेंसी में नहीं है, तो आप सीड्स बात से, हॉट सीड्स बात से भी आप काम चला सकते हैं। आप वहाँ पे नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल और कपूर का लगा सकते हैं उस सरफेस पे, उस एरिया पे आप लगा सकते हैं। गुलकंद का आप यूज़ कर सकते हैं। गुलकंद क्या करता है, आपकी बॉडी में जो पित्त की वृद्धि हुई है उसे कम करेगा। आप रात को इसबगोल ले सकते हैं खाना खाने के बाद। दूध और घी का सेवन आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपने ये चीज़ अच्छे से जान ली होगी। अगर आप ये नहीं जान पाए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम इसके लिए और बेहतर रूप से और ज़्यादा बड़ी वीडियो डिस्क्रिप्शन मोड में आपको दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं। तो आयुर्वेद में अर्श का जो मूल कारण है वो वात की दुष्टि और मंदाग्नि को माना गया है, जबकि एलोपैथी इसे वेन्स की स्वेलिंग के रूप में समझती है। तो दोनों दृष्टिकोण जो हैं, ये दोनों जो देखने के नज़रिए हैं दोनों पैथी के अलग अलग, बट चिकित्सा दोनों की सेम ही रहती है। जो फाइनल जो कंक्लूज़न इनका निकलता है वो एक उसी पाइल मास को ठीक करने के लिए ही होता है। अगर जो पेशेंट है उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, उसने अपनी डाइट को कंट्रोल कर लिया और उसको पाइल्स का सही ट्रीटमेंट टाइम पे मिल गया, तो 100% पाइल मैनेजेबल है। तो दोस्तों, अभी हमने समझा आयुर्वेद के दृष्टिकोण से एवं एलोपैथी के दृष्टिकोण से पाइल्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये अच्छी लगी हो, और आप जितना मैंने आपको बताया, जितना मैंने आपको समझाया, अगर ये आपको बात समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान को पहुंचाएं। और अगर कोई ऐसी समस्या से जूझ रहा हो, पीड़ित हो, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं किसी भी नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र में जाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप इसके बारे में और जानना चाहें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।